everyone, Namaskar. So today we are going to solve this important problem from Fourier transform. Some of you find it a bit lengthy and complex at the same time, but after this 15 to 20 minutes you are going to find this one of the easiest question in Fourier transform. So let's see how. Question says find the Fourier cosine transform of fx equals to 1 upon 1 plus x square. Hence, derive the Fourier sine transform of phi of x equals to x upon 1 plus x square. So first let's find Fourier cosine transform of f of x. So Fourier cosine transform of f of x, which will come out to be a function of s, is given by integral 0 to infinity f of x cos sx Now what is fx? It is 1 upon 1 plus x square. So f Fourier cosine transform is 0 to infinity 1 upon 1 plus x square cos sx. Now this solving this integration this way is difficult, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. उस टेक्निक में आप इस पूरे इंटीग्रल को कुछ मान लें, या तो y मान लें, ठीक है. हम आमतौर पे कन्वेंशनली i मानते हैं, आपको जो मन करे आप वेरिएबल उसको असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है. लास्ट में आप स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही आ जाएंगे. तो यहाँ पे लेट्स से हमने इसको i मान लिया, ठीक है. इक्वेशन नाम देना चालू करते हैं तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब हम क्या करते हैं, di बाई ds निकाल लेते हैं. di बाई ds. अब ध्यान दे di बाई ds कैसे निकालेंगे, ये तो एक इंटीग्रल है. तो अब ध्यान दे यहां पे एक चीज मैंने लिखा है, उस पर अगर आप गौर करेंगे कि ये फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, दिस विल कम आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ एस. मतलब अगर ध्यान से देखें तो इस इंटीग्रल को अगर आप सॉल्व भी करते तो इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद s और x के फॉर्म में आता, फिर अपर लिमिट पुट करते, लोअर लिमिट पुट करते तो x गायब हो जाता. आपके पास ये पूरा अंदर इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद ये बचता क्या राइट हैंड साइड में, s का ही तो फंक्शन बचता. अब s के फंक्शन को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है. यही कहने का मतलब है. दैट मीन्स s का ही अगर फंक्शन बचता तो हम इस तरीके के इंटीग्रल को हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या टेक्निक लगाते हैं कि इंटीग्रेशन को ही डिफरेंशिएट कर दे, और ध्यान दे कि बस s वाले टर्म्स को ही डिफरेंशिएट करे, बाकी को एज इट इज रहने दे. तो इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव घुस जाएगा, क्योंकि पहले वाले में s का टर्म नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा. दूसरे वाले में s का टर्म है तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है. माइनस साइन बाहर लिख दे, cos का डेरिवेटिव हो गया साइन sx. चेन रूल लगाए ना तो sx के साथ cos का तो कर दिया, ब्रैकेट में sx है तो sx का क्या हो जाएगा, s के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है,
तो चेन रूल से एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा, बाकी सब कुछ को चेंज नहीं करना है, एज इट इज। ठीक है, तो यही ध्यान रखना होता है कि जब आप इस तरह के इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बस एस वाले टर्म पे ध्यान दे, उसको डिफरेंशिएट करें, बाकी इंटीग्रल को एज इट इज रखें। ठीक है, ठीक है। तो एक माइनस साइन आया, ये साइन एस एक्स इंटू एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसा करें कि क्योंकि अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का कोशिश करना है एटलीस्ट, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि एक एक्स से मल्टीप्लाई और एक एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ताकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन कुछ हद तक सिंप्लीफाई होने की ओर जाएगा। तो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या इसी को एक्स स्क्वायर लिख दे, ये जो एक्स लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर अगर लिखना ही चाहते हैं तो उसको वहां लिखने के बजाय यहां लिख दें, ये न्यूमरेटर में ही लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक एक्स से हमने किया था डिवाइड भी, तो उसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, अभी भी हम खुश नहीं है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, ये और कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अभी पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए अगले स्टेप में चलते, क्योंकि इस स्टेप में हम एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो कर ही दिया कि x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड किया, आगे बढ़ते। तो डी आई बाई डी एस, आप i के जगह यहाँ पे y भी मान सकते थे, आपका मैंने बोला वहाँ पे मर्जी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, बाहर एक माइनस साइन है, और ऊपर जो एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, उसमें मैं +1 -1 कर रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर +1 -1, साथ में हमारे पास है साइन एस एक्स डी। आराम से एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, कोई मुश्किल हमें है नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर +1 ऊपर नीचे दोनों, तो क्यों ना सेपरेट कर ले। तो डी आई बाई डी एस क्या हो जाएगा, सेपरेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय, ऐसे करके सेपरेट कर रहे हैं, तो माइनस साइन 0 से लेके इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +1, वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज तो पहले ये चीज को इससे मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले से डिवाइड करके लिख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +1 से डिवाइड हो गया, तो वो तो हट जाएगा। बस हमारे पास क्या बचेगा, साइन एस एक्स बाय एक्स, उसके साथ ठीक है dx, दूसरा क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रल 1/x 1 + x² साइन एस एक्स, जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाला इंटीग्रल एक स्पेशल इंटीग्रल है, स्पेशल मतलब ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। आप बोल रहे होंगे कि वहां पे तो ऐसा आता था, लैप्लास में भी हमने किया था कि साइन t/t, तो 0 से इन्फिनिटी में वो π/2 आता था। फूरियर में भी हमने किया साइन s/s, 0 से इन्फिनिटी तक, तो वो π/2 आता था। ये साइन x/x, 0 से इन्फिनिटी, वो π/2। लेकिन यहाँ एक साइन sx/x है, तो इसका भी प्रूफ होता है, ये भी π/2 ही आता है।
और इसका भी एक अलग प्रूफ होता है। तो अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे अभी के लिए इसको एज ए रिजल्ट याद रख ले कि साइन एस एक्स बाई एक्स जीरो से इंफिनिटी में हमारे पास साइन एस एक्स बाय एक्स ये हमारे पास पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ठीक है, तो ये पाई बाई 2 हो गया। तो हमारे पास डी आई बाई डी एस का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ गया? ये माइनस इसका वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स साइन एस एक्स। अब आप देख रहे हैं कि इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दे एस के रिस्पेक्ट में, पाई बाई 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अंदर अगर आप देखें तो साइन एस एक्स वाले टर्म का क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस एस एक्स इंटू एक्स होगा। उस एक्स से नीचे वाला एक्स कैंसिल होके आपको इनिशियल वाला आई ही मिलने वाला है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करने में कोई हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डी टू आई बाई डी एस स्क्वायर विल बी माइनस पाई बाई 2 का 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम करने जाए तो 0 टू इंफिनिटी तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी हम छुएंगे ही नहीं क्योंकि एस का टर्म नहीं है। यहाँ पे साइन एस एक्स का कॉस एस एक्स हो जाएगा और चेन रूल से एस एक्स का एक्स हो जाएगा, वो एक्स इस एक्स को कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स को भी हम छुएंगे नहीं। ठीक है, नाउ cos sx by 1 plus x square is nothing but your first equation, which is your value of I. So you can replace this entire integral by I now. So your equation now becomes d2I by ds square equals to just I, because this is cos sx by 1 plus x square from 0 to infinity. Now look at this. Are you recalling something? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? D इस तरीके का अगर होता था हमारे पास, ऐसे नहीं याद आ रहा होगा तो ऐसे देखें आप। अब तो कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। तो उसी का एप्लीकेशन, उसी का यूज फिर यहां कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई हो वाई हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, डी बाई डी एस को अगर हम डी माने कैपिटल डी, तो कैपिटल डी 2 माइनस 1 आई इक्वल्स टू 0। आगे हम क्या करते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते थे। कुछ नहीं करना होता था, डी के जगह एम डाल देते थे, ये चीज इक्वल टू 0। एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एम प्लस माइनस 1। ठीक है, अब जब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया तो हम आगे भी कुछ लिखना जानते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो c1 e पावर, देखें यहाँ पे x जहां पे होता था वहां नीचे में s है, तो c1 e पावर m1x, m1 है 1, तो 1 इंटू
x के जगह s है प्लस c2 e पावर m2x, m2 है -1 और x के जगह s है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब क्योंकि RHS 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में 0 होगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अब y बराबर सी एफ प्लस पी आई, वाई के जगह यहाँ i है, i बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो c1 e पावर s प्लस c2 e पावर -s। क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। किसी भी तरीके से अब हम चाह रहे हैं, वैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें और ये जो मिला है इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब किसी भी तरीके से हमें C1 और C2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, C1 और C2 का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो सोचना होगा इसके लिए। एक बार तो di/ds निकाल लें आप, तो di/ds इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है कि C1 तो वैसे ही रहेगा, e पावर s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में e पावर s ही होगा, इधर C2 e पावर -s, लेकिन एक माइनस साइन आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये तो di/ds आ गया, अब di/ds आप स्पेशल निकाल लीजिए at s equals to 0, so that will simply give you e power 0 दोनों जगह, तो C1 minus C2। Now this same di/ds you can calculate from here also, from equation number 2 by putting s equals to 0. So from equation number 2 put s equals to 0, because यहां भी हमने s equals to 0 पुट किया तो वहां भी कर लेते हैं, तो वहां से di/ds at s equals to 0 क्या आ रहा है, ध्यान से देखें आप, वहां से आ रहा है -π/2, तो ऐसा ही रहेगा, यहां पे 0 रखे s के जगह तो साइन 0 0, पूरा इंटीग्रल वाला पार्ट 0, तो di/ds -π/2 आ रहा है। तो ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 4, और इसको अगर 5 मान ले आप, तो फ्रॉम 4 and 5 आप देख रहे हैं di/ds at s equals to 0 का वैल्यू -π/2 है, और उसी का वैल्यू C1 - C2 भी है, तो हम एक चीज लिख सकते हैं, C1 - C2 का वैल्यू -π/2 है, चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 6 लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक और काम कर सकते हैं, C1 - C2 मिल गया, हमारा मेन एम है C1 और C2 का वैल्यू फाइंड करना, तो एक इक्वेशन तो मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए i वाले एक्सप्रेशन में ही s इक्वल्स टू 0 डाल दे आप, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप s इक्वल्स टू 0 डाले तो e पावर 0 दोनों जगह, तो C1 + C2 मिल जाएगा। सो फ्रॉम 3 अगर इक्वेशन नंबर 3 में ही कुछ किया जाए, from 3 put s equals to 0, तो i क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल आ जाएगा C1, अब इसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका भी है, i at s equals to 0, that is C1 plus C2। दो इक्वेशंस आपके पास आ गए, अब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे।
ठीक है, वैसे तो देख के भी लग रहा है क्या वैल्यूज होना चाहिए, नहीं लग रहा है। अच्छा, अभी पूरा काम तो हुआ नहीं है। अभी ये I का वैल्यू s इक्वल्स टू 0, C1 प्लस C2 किसके इक्वल है? दूसरा इक्वेशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। C1 प्लस C2 किसके इक्वल? तो वापस हम जाएंगे पीछे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इस इक्वेशन में s इक्वल्स टू 0 डालें आप, तो cos 0 1, तो ये आएगा 0 टू इंफिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 यहां साइड में कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर s इक्वल्स टू 0 डाला तो क्या आया? cos वाला टर्म वो तो 1 हो गया, तो 0 से लेके इंफिनिटी आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आया। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता होता है बचपन से ही, tan इनवर्स x होता है। अच्छा, tan इनवर्स x लिमिट क्या है? इंफिनिटी 0, तो tan इनवर्स इंफिनिटी आपको तो वो भी पता ही होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो π/2 मिल गया यहां से। ठीक है, तो C1 प्लस C2 का वैल्यू क्या आप π/2 लिख पाएंगे? लिख पाएंगे अगर तो इसको इक्वेशन नंबर 8, इतना इक्वेशन को नाम देने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम अच्छा दिखने के लिए कर रहे। तो यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो दो इक्वेशंस है, सॉल्व कर दे तो C1 माइनस C2 है हमारे पास माइनस π/2, और C1 प्लस C2 है हमारे पास π/2। ऐड कर दे, C2 चले आएगा, 2 टाइम्स C1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स C1 इक्वल्स टू 0। जैसे ही C1 इक्वल्स टू 0 आया, C2 का वैल्यू π/2 हो जाएगा, क्योंकि C1 प्लस C2 π/2 है, तो C2 का वैल्यू π/2 आ गया। अच्छा, C1 C2 आ गया, तो क्या आप I का वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि था C1 e पावर s प्लस C2 e पावर माइनस s। तो I आप लिख सकते हैं, क्योंकि C1 तो 0 आया, C2 आया π/2, तो C1 e पावर s मतलब 0 e पावर s, C2 e पावर माइनस s, ये हमारा I का वैल्यू आ गया। अच्छा, I का वैल्यू आ गया तो हम क्या क्या कर सकते हैं? I का वैल्यू आ गया मतलब क्या आ गया? मतलब आपके पास फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का वैल्यू आ गया, क्योंकि उसी को तो हमने I माना था। तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ S एक बार और लिख लेते हैं, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, एक सेकेंड, छोटा fx था, हाँ, तो ये f ऑफ x था, तो वो हमारे पास क्या आने वाला था? 0 से लेके इंफिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस sx dx, और वो फाइनली I माना था उसी को, वो सॉल्व करके π/2 e पावर माइनस s आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन के लिए आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे में हमें बोला है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका निकाला फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म? फाई ऑफ एक्स से x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं x मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फूरियर कोसाइन निकालना था, और अभी हमें फूरियर साइन निकालना है उसमें x मल्टीप्लाई करने पे। तो इसका प्रॉपर्टी है कि अगर आप साइन से जाते, कोसाइन से साइन में जाते हो x मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और तब निकालते हो, अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अगर आपके पास है और जिस फंक्शन का है उस फंक्शन में आप x मल्टीप्लाई कर दो फिर साइन निकालो, तो माइनस डेरिवेटिव करना होता है बस। तो
हम उसको प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज ना करके आप डिराइव ही करके दिखा रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है हमारे पास 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स जो कि x/1 + x² है, साइन sx dx। कैसे आएगा ये, कैसे आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 9 आई ही तो है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 हमारा आई ही तो था, इक्वेशन नंबर 1 ही है, वैल्यू लिख दिया इसलिए इक्वेशन नंबर 9 लिख रहे हैं। तो फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दे, फिर से क्यों, डिफरेंशिएट करके भी हमें मिला ही हुआ है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो di/ds हमें क्या मिल जाएगा, वैसे तो हमने करके रखा हुआ है इधर कहीं पे, क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, हाँ। तो डिफरेंशिएट करने पे इधर इधर ही मिला था ना, जिसमें हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो फिर से कर लेते, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा ही कर दिया था उसमें, क्योंकि उसमें कुछ और निकालना था। तो इस 9th वाले को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके ∞, अगेन 1/1 + x² को ऐसे अकेला छोड़ेंगे, cos sx का क्या हो जाएगा, माइनस साइन sx, और sx का चेन रूल से x बाहर आएगा, dx एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये माइनस साइन आ गया, ये x आ गया, तो di/ds इक्वल्स टू माइनस साइन 0 to ∞ x/1 + x² साइन sx dx। देख रहे हैं राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, माइनस साइन को अगर थोड़ी देर के लिए साइड रखे तो वो पूरा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ एक्स आ रहा है, क्योंकि वो यही तो आना था। तो di/ds वैसे हमारे पास आया क्या है, π/2e⁻s आया है ना। तो ये हम लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिख देते हैं पहले, di/ds इक्वल्स टू माइनस फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ और अब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई ऑफ एक्स अगर कोई पूछे तो माइनस साइन को उधर ले जाते हैं, di/ds बराबर माइनस di/ds क्या आया, di/ds यही आया था ना, उतना क्यों देखना, आई है ही तो आई से di/ds तो कभी भी हम निकाल ही सकते हैं। तो आई है π/2e⁻s ना, तो di/ds निकल जाएगा, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, e⁻s का e⁻s ही रहेगा, एक माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो माइनस π/2e⁻s, तो ये आ जाएगा -π/2, तो ये आ गया π/2, ठीक है। वैसे दोनों वही आया, एक माइनस साइन इधर से आया था इसीलिए वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। π/2 e⁻s
फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी वही आया, तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी वही आया इस क्वेश्चन में। तो आसान लगा होगा, ठीक है। बहुत सारे छोटा छोटा चीज यूज किया है, ठीक है। मुश्किल लगा तो कहाँ पे मुश्किल लगा ये बता दे, ताकि अगले बार से जब किसी को समझाना होगा तो फिर मैं उस बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है। शुरुआत एक बार रिकैप कर लेते हैं। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना था, उसके बाद फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स किया। वो इंटीग्रेशन सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल था, तो उसको आई मारना, डी आई बाई डी एस निकाल लिया। ज़्यादा घबराना नहीं है, बस एस वाले टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, यहाँ पे तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। एस वाले टर्म्स को करना होता तो cos एस एक्स का माइनस साइन एस एक्स इंटू एक्स आया, एक एक्स से ऊपर नीचे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये वाला फॉर्म बन जाए, वहां से सेपरेट कर ले, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि वापस हमें आई मिल जाए आरएचएस में। फिर वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पुराना जो बचपन में हमने पढ़ा था वही यूज करना पड़ा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला, सीएफ निकाला, पीआई निकाला, आई का वैल्यू मिल गया, फिर कुछ वैल्यूज निकाल लिया जिससे C1 और C2 मिल जाए। उसके लिए डी आई बाई डी एस एस इक्वल्स टू 0 दोनों जगह से निकाल लिया, और फिर आई एट एक्स एस इक्वल्स टू 0 दोनों जगह से निकाल लिया। दो लीनियर इक्वेशन था, सॉल्व कर लिया, C1 C2 मिल गया, आई मिल गया। जैसे ही आई मिला, आई तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म था, तो वो मिलने के बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही था। प्लेलिस्ट को देख ले, इसमें और इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर ही लें। बहुत बहुत धन्यवाद।